Hello, everyone. Welcome to today's session. I hope you all are doing well. So, this is the ninth lecture with respect to our tort law series. We are going to discuss remedies in tort law. So, let's start with today's session. A little bit about me. I'm Advocate Sakshi Aswal. I'm law professor at AFT University and former legal editor at Manupatra. So today we are going to discuss about the remedies under tort law and everything that is included under this particular concept. So let's get started. So this is a very advanced and profound subject that we need to focus upon. Remedies in Indian tort law. Whenever we talk about this particular, area, we need to know that. We are going to explore very crucial aspects of constitution law as well whenever we talk about the remedies. So जब किसी भी सिटीजन की लीगल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो इंडियन लीगल सिस्टम उस रॉन्ग को रेक्टिफाई करने के लिए क्या पावरफुल टूल्स डिप्लॉय करता है. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. लॉ ऑफ टॉर्ट्स का फिलॉसफी एक लैटिन लीगल टर्म पर बेस्ड है, लैटिन मैक्सिम पे बेस्ड है. आपने काफी बार उसे सुना भी होगा, दैट वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी. सो रेमेडीज का फंडामेंटल एम विक्टिम्स को रिस्टोर करना, रॉन्ग डूअर्स को पनिश करना और फ्यूचर में ऐसे एक्ट्स को डिटर करना है. इंडियन लॉ में जुडिशियल रेमेडीज को तीन मेजर हेड्स में क्लासिफाई किया गया है: डैमेजेस, इंजंक्शंस और स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन. राइट. सो बेसिकली सबसे फर्स्ट हमारा है मॉनेटरी रेमेडीज. सो आपका फाइनेंशियल रिलीफ जो होता है वो इसके अंडर आता है. सो डैमेजेस यानी कि मॉनेटरी कंपेंसेशन सबसे कॉमन और प्राइमरी फॉर्म ऑफ रिलीफ है. सो फर्स्ट वी नीड टू टॉक अबाउट द कंपेंसेटरी डैमेजेस, जो कि एक्चुअल लॉस होता है. कंपेंसेटरी डैमेजेस का कोर प्रिंसिपल है, एक लैटिन मैक्सिम पर बेस्ड है, रेस्टिट्यूशो इन इंटेग्रम, जिसका मतलब होता है विक्टिम्स को उसी पोजीशन में वापस लाना जहां वो टॉर्ट होने से पहले था. ये वो अमाउंट है जो प्रूवन हार्म, लॉस या इंजरी को कवर करता है. Whenever we talk about special damages, ये वो पेक्यूनरी लॉसेस हैं जो इजीली क्वांटिफाइबल होते हैं, जैसे कि लॉस्ट वेजेस, इनकम का कोई भी हार्म होना, मेडिकल एक्सपेंसेस या फिर डैमेज प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू. इन्हें स्पेसिफिकली प्लीड करना और प्रूव करना ज़रूरी होता है. जनरल डैमेजेस ऑन द अदर हैंड नॉन पेक्यूनरी या इंटेंजिबल लॉसेस को एड्रेस करते हैं, जैसे कि पेन, सफरिंग, इमोशनल डिस्ट्रेस या लॉस ऑफ इम्यूनिटी. इनकी असेसमेंट में जुडिशियल डिस्क्रिशन लगता है, क्योंकि इन पर कोई फिक्स्ड इकोनॉमिक वैल्यू लगाना इनहेरेंटली डिफिकल्ट होता है. So let's talk about another most important type of damage, which is nominal damages. The principle of right पर ये based है. नॉमिनल डैमेजेस एक मिनिमल अवार्ड होता है. ये तब दिया जाता है जब प्लेंटिफ का लीगल राइट तो वॉयलेट हुआ हो, लेकिन कोई एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस या डैमेज ना हुआ हो. इसका डॉक्ट्रिनल फाउंडेशन है इंजूरिया सिने डैमनो, विच मीन्स इंजरी विदाउट डैमेज. ये प्रिंसिपल इस बात पर स्ट्रेस करता है कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट ही सफिशिएंट ग्राउंड है कॉज ऑफ एक्शन इनिशिएट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इंटेंशनल टॉर्ट्स लाइक ट्रेसपास या फिर टेक्निकल बैटरी एक्शनेबल पर से हैं. कोर्ट एक टोकन अमाउंट अवार्ड करके लीगल सिस्टम की इंटीग्रिटी और इंडिविजुअल राइट्स की सैंक्टिटी को रेनफोर्स करता है. The next type of damage that we are going to discuss is basically exemplary damages. Okay, exemplary means punitive and aggregated damages, जिसका मतलब है punishment and enhanced compensation.
एग्जेम्पलरी या फिर प्यूनिटिव डैमेजेस ये नॉन कंपेंसेटरी होते हैं। इनका प्राइमरी पर्पस रॉन्ग डूअर को पनिश करना होता है। जब उनका कंडक्ट मैलिशियस, ऑप्रेसिव या रेकलेस हो, ये कंपेंसेशन से ज़्यादा एक पब्लिक डिटरेंट के फॉर्म में फंक्शन करते हैं। एग्रीवेटेड डैमेजेस का फोकस कंपेंसेशन पर ही रहता है, लेकिन एनहांस्ड फॉर्म में। ये तब दिए जाते हैं जब डिफेंडेंट का कंडक्ट या सर्कमस्टांसेस ने क्लेमेंट की इंजरी को इंक्रीज कर दिया हो, जैसे कि ह्यूमिलिएशन, डिस्ट्रेस या एम्बैरेसमेंट, जैसे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट या डिफेमेशन में। यहाँ इंटेंट पनिशमेंट नहीं बल्कि इंक्रीज्ड इंजरी को एड्रेस करना होता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड equitable and specific remedies, prevention and restoration. मॉनेटरी रिलीफ का मॉनेटरी रिलीफ के अलावा कोर्ट्स स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंडर प्रिवेंटिव और रिस्टोरेटिव रेमेडीज भी ग्रांट करते हैं, जैसे कि द रेमेडी ऑफ इंजंक्शन। प्रिवेंटिव रिलीफ इसे बोला जाता है। इंजंक्शन एक जुडिशियल डायरेक्टिव है। सेक्शन 36 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट वी हैव टेम्पररी और इंटरलोकेटरी इंजंक्शंस। ओके, तो अब हम इंजंक्शंस के टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। जो टेम्पररी इंजंक्शन है, ये इंटरिम मेजर्स हैं जो केस की पेंडेंसी के ड्यूरिंग ग्रांट किए जाते हैं। तो ये स्टेटस को मेंटेन करते हैं और इम्पेरेबल हार्म को प्रिवेंट करते हैं। कोर्ट इनको ग्रांट करने से पहले 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स इवैल्यूएट करते हैं। ओके? तो वो क्या होते हैं प्रिंसिपल्स? फर्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्राइमा फेसाई केस, जो कि एक वैलिड क्लेम है। सेकंड, लाइक्लीहुड ऑफ इररिपेरेबल इंजरी, जिसका मॉनेटरी कंपनसेशन इनएडिक्वेट हो। एंड थर्ड, वेयर द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस लाइज, किसको ज्यादा इनकन्वीनियंस हुआ है। सेकंड टाइप ऑफ इंजंक्शन इज प्रोहिबिटरी, which is also known as permanent injunction. ये फाइनल डिक्रीज हैं जो सेक्शन 38 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर फुल ट्रायल के बाद इशू होते हैं। ये परमानेंटली प्रोहिबिट करते हैं डिफेंडेंट को रॉन्गफुल कंडक्ट कंटिन्यू करने से, जैसे प्रॉपर्टी राइट्स का इन्वेजन। थर्ड इज मैंडेटरी इंजंक्शंस। सेक्शन 39 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर ये कंपल्सरी ऑर्डर्स हैं जो डिफेंडेंट को एक्ट परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, ताकि रॉन्ग की कॉन्सिक्वेंस को अनडू किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इलीगल स्ट्रक्चर रिमूव करना। So I hope types of injunctions are clear. Now let's try to understand specific restitution of property. Okay. सो रेस्टिट्यूशन का एम रॉन्गफुली टेकन या पोजेस्ड स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी को रिस्टोर करना होता है। इसमें मैकेनिज्म्स हैं जैसे कि रेप्लेविन, जो विक्टिम को स्टॉलन पर्सनल प्रॉपर्टी रिकवर करने के लिए अलाउ करता है, और इजेक्टमेंट, जो प्लेंटिफ की रियल प्रॉपर्टी से रॉन्गफुल ऑक्यूपेंट को एक्सपेल करने के लिए यूज होता है। रेस्टिट्यूशनरी डैमेजेस प्लेंटिफ के लॉस पर नहीं, टॉर्ट फीजर के अनजस्ट गेन पर कैलकुलेटेड होते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक लॉ कंपनसेशन। ये यहाँ पर एक गेम चेंजर की तरह समझा जा सकता है। इंडियन रेमेडियल जूरिस्प्रूडेंस का सबसे सिग्निफिकेंट इवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट है। ये वो डॉक्ट्रिन है जहाँ स्टेट को विकेरियसली अकाउंटेबल हेल्ड किया जाता है जब उसके एजेंट्स फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली आर्टिकल 21 का अब्यूज करते हैं। ओवरकमिंग sovereign immunity is one of the most important aspects over here. पहले स्टेट सॉवरेन इम्यूनिटी का डिफेंस यूज करके लाइबिलिटी से बच जाता था,
लेकिन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूडिशरी ने वेलफेयर स्टेट की कमिटमेंट को अपहोल्ड करते हुए इस डिफेंस को रिजेक्ट कर दिया। कंपेंसेशन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट यहाँ पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल्स 32 और 226 रिट जुरिस्डिक्शन के अंडर कंपेंसेशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एस्टैब्लिश किया। कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली कहा कि जब आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इन्फ्रिंज होता है तो स्टेट विक्टिम को टाइम कंज्यूमिंग सिविल प्रोसीडिंग्स में रेलीगेट नहीं कर सकता। पब्लिक लॉ कंपनसेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड एज एन इफेक्टिव रेमेडी। ये रेमेडी एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पेनाल्टी की तरह फंक्शन करता है। Now let's try to understand some important case laws like Bhim Singh versus State of J&K. तो इसमें क्या है कि श्री भीम सिंह एक एमएलए को पुलिस ने इलीगली अरेस्ट और डिटेन किया। उन्होंने नोइंगली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन किया, नेमली प्रोडक्शन बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। आर्टिकल 21 और 22 सब क्लॉज 2 नहीं फॉलो किया गया, राइट। सो उन्होंने असेंबली सेशन और वोटिंग में पार्टिसिपेट करने से भी उनको प्रिवेंट किया गया, राइट। सो प्रिंसिपल यहाँ पर क्या अप्लाई हुआ कि कोर्ट ने इस केस में इंजूरिया सिने डैमनो को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर अप्लाई किया। इवन इफ भीम सिंह को कोई क्वांटिफाइबल फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, लेकिन पर्सनल लाइबिलिटी का इन्वेजन एक ग्रीवियस रॉन्ग था। सुप्रीम कोर्ट ने ₹50,000 का सब्सटैंशियल कंपेंसेशन स्टेट को पे करने का डायरेक्टिव दिया। ये कंपेंसेशन एग्जेम्पलरी कॉस्ट और अदरवाइज के फॉर्म में अवॉर्ड किया गया था, ताकि पुलिस और मैजिस्ट्रेट्स के हाई हैंडेड और मेलिफाइड एक्शंस के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंट सेट हो। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड another case, नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। इस केस में पिटिशनर के सन सुमन बेहरा की कस्टोडियल डेथ हुई, जो पुलिस बीटिंग से इंजरीज के रिजल्ट में हुई थी। ये क्लियर कट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ था, विच इज आर्टिकल 21। कोर्ट ने इस केस में पब्लिक लॉ कंपनसेशन फॉर्मली एस्टैब्लिश किया। उन्होंने असर्ट किया कि स्टेट की ड्यूटी है हर पर्सन को कस्टडी में प्रोटेक्ट करना, और कस्टोडियल डेथ के केसेस में स्टेट की स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होगी। द कोर्ट एक्सप्लिसिटली सेड दैट द compensation awarded is a constitutional remedy separate from any law tort claim. तो यहाँ पर क्या इसकी सिग्निफिकेंस है कि स्टेट ऑफ ओडिशा को ₹1,50,000 कंपेंसेशन पे करने को ऑर्डर दिया गया। इस जजमेंट ने स्टेट अकाउंटेबिलिटी को सॉलिडिफाई किया और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के लिए इफेक्टिव रेमेडीज की गारंटी दी। So whenever we talk about these two cases, it's very important to understand that both the cases establish the importance of remedies under tort law, right? So we get to know how these particular, cases have helped tort law in being established as a very important स्टांस। कोर्ट ने जब भी हम बात करते हैं अबाउट द केस ओवर हियर ऑफ नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, सो दिस इज द केस ऑफ 1993। सो वी नीड टू नो दैट इस केस में फॉर्मली कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया कि आर्टिकल 21 के वायलेशन के लिए स्टेट को मॉनेटरी कंपेंसेशन देनी पड़ेगी। इसने पब्लिक लॉ रेमेडी की डॉक्ट्रिन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया। इसने कस्टोडियल डेथ्स को सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन माना और कहा कि आर्टिकल 21 को मीनिंगफुल बनाने के लिए कंपेंसेशन एसेंशियल है। सो दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो helps
establishing fundamental rights violation as a sovereign immunity for which you can take defense. स्टेट अपने पुलिस ऑफिसर्स के ऑफिशियल ड्यूटीज के ड्यूरिंग किए गए एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो भीम सिंह और नीलावती बेहरा दोनों केस ने मिलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में एक नया चैप्टर ओपन किया है। इन्होंने जुडिशरी को ह्यूमन राइट्स का गार्जियन बनाया है एंड ये जो प्रिंसिपल है उसने रीइंफोर्स किया है कि स्टेट को अब्यूज ऑफ पावर के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। सो रेमेडीज इन इंडियन टॉर्ट लॉ का करंट लैंडस्केप ट्रेडिशन और इनोवेशन का परफेक्ट ब्लेंड है। कॉमन लॉ डैमेजेस से लेकर स्पेसिफिक रिलीफ तक और अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट तक इंडियन जुडिशरी ने जस्टिस को इंश्योर करने के लिए डायनेमिक अप्रोच अडॉप्ट किया है। द इवोल्यूशन, especially in challenging state action, is a testament to the commitment to the rule of law. So, let's try to discuss some scenario based questions. So, if police illegally detains someone for 6 hours without producing in court, what remedy is available? Nominal damages or constitutional compensation? तो अगर पुलिस इलीगली किसी को डिटेन कर लेती है 6 आवर्स के लिए और कोर्ट में उसे प्रोड्यूस भी नहीं करा जाए उस पर्सन को, तो क्या रेमेडी सीक कर सकते हैं? नॉमिनल डैमेजेस या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कंपेंसेशन? तो अगर पुलिस किसी पर्सन को विदाउट लॉफुल अथॉरिटी या बिना मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किए अंडर आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिटेन कर लेती है फॉर मोर देन 24 आवर्स एंड इवन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि सिर्फ 6 घंटे के लिए, तो ये वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट होता है अंडर आर्टिकल 21 right to life and personal liability, Article 22 procedural safeguards against arrest and detention. इस वॉयलेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट अप्लाई होता है जहां स्टेट इज लाइबल टू पे कॉन्स्टिट्यूशनल कंपेंसेशन, नॉट मियरली नॉमिनल चार्जेस। रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1983 का एक केस है। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जब डिटेंशन इलीगल हो तो मॉनेटरी कंपेंसेशन अवॉर्ड करना आर्टिकल 32 का पार्ट है। ऐसे ही भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1983 का जो केस है, एमएलए को इलीगल डिटेंशन में रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था 50,000 कंपेंसेशन अवॉर्ड करने के लिए, राइट, जो हमने अभी रिसेंटली केस ये समझा है। So court said compensation is not a substitute for damages but a tool to enforce fundamental rights. तो इसका फाइनल आंसर है दैट द सुटेबल रेमेडी इज कॉन्स्टिट्यूशनल कंपेंसेशन, नॉट नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस सिर्फ तब मिलते हैं जहां लीगल राइट ब्रीच हुआ हो बट एक्चुअल हार्म प्रूव नहीं हो, लेकिन यहाँ पर्सनल लाइबिलिटी का ग्रॉस वायलेशन हुआ है, hence compensation is mandatory. So I hope this particular topic is clear. And so we have got a clear idea that um, the importance of remedies under tort law plays a major role whenever we try to understand this subject. So I hope these topics, subtopics, and all the concepts that we have discussed today are clear. If you have any doubts, feel free to reach out in the comment section below. Thank you so much for being attentive in today's lecture. Thank you. Like, share, and subscribe to our YouTube channel, Legal Vidya.